आज की कहानी को बनाइए कि कैसे फेडरेशन और वर्कर्स के बीच झगड़ा हुआ था। वैसे जूम के स्टूडियोज़ में काफ़ी एक्टर्स और डायरेक्टर्स आए हैं, लेकिन हमारे साथ आज महेश भट्ट जी हैं जो हमारे गेस्ट एडिटर हैं और लग रहा है काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि महेश भट्ट जी इज़ नोन फॉर हिज ओपिनियंस एंड बिंदास जो बोलते हैं। तो गेस्ट एडिटर में हमें बिल्कुल वैसी ही ज़रूरत है। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें। हमारे पास 6-7 स्टोरीज़ हैं जो हमारे रोज़ शो में जाता है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारे गेस्ट एडिटर हैं, तो आप बताइए आपका टेक क्या है और किस तरह से इसे हमें शो में इस्तेमाल करना चाहिए। रिजेक्ट भी कर सकते हैं आप स्टोरी, ना करें तो अच्छा होगा। पर तो शुरू करते हैं कि पहली स्टोरी ये है, थोड़ी आपकी जो अभी फोटोग्राफ आई थी, जो आपने सिद्धार्थ फिल्म में आ रहे हैं एज अ लामा। तो हमारी स्टोरी है कि आजकल डायरेक्टर्स एक्टर्स बन रहे हैं, तो ये स्टोरी कैसे ट्रीट करनी चाहिए कि डायरेक्टर्स भी अब एक्टर्स बन रहे हैं। मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स भी अभी एक्टर्स बन रहे हैं। ये कहानी हमने कहीं पढ़ी है, कोई नई बात नहीं है। उसका एक नया एंगल आपको देना चाहिए कि बॉलीवुड में स्पिरिचुअलिटी का आलम और फिर वो तस्वीर को सेंटर में रखकर दिखाया जाए, फिर उसको अनवेल करना चाहिए कि ये भैया ये जो अपीयरेंस है ये एक सीन है फ्रॉम अ फिल्म सिद्धार्था, और इसमें महेश भट्ट साहब ने ये रोल किया क्योंकि महेश भट्ट साहब का खुद का एक अनुभव ज़िंदगी का रहा है। ये स्पिरिचुअल एक फेस से गुजरे हैं। तो ये कहानी है जो बड़ा एक अनोखा एक एंगल एक्सप्लोर कर सकती है इस कहानी का। नहीं तो ये घिसा पिटा एंगल है, तो मैं एज ए गेस्ट एडिटर सजेस्ट करूंगा कि आप इसे इस अंदाज से पेश करें। ठीक है, इस अंदाज से हम पेश कर लेंगे, लेकिन आपके अगर थोड़े और इनपुट्स, क्योंकि आप महेश भट्ट जी को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो आपके अगर इनपुट्स लिए जाएं कि क्या महेश भट्ट जी एक्टिंग में अब थोड़ा और नहीं, महेश भट्ट साहब को खुशफहमी है ही नहीं कि वो एक्टर हैं। एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है। हम बड़ी मुश्किल से तस्वीर छपवाते हैं, क्योंकि जब कोई आपकी तस्वीर लेता है तो आपकी स्माइल जो है उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्टिंग तो बहुत मुश्किल काम है। वो हमारी बच्ची करती है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट की है, मुझे इनफैक्ट इम्तियाज़ जो है, इम्तियाज़ अली हाईवे के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब मैंने ये तस्वीर देखी तो उन्होंने एक ट्वीट भेजा कि भैया आपकी कास्टिंग तो बहुत सही है लामा के रोल में, अब देखना है कि बेटी का टैलेंट बाप में है कि नहीं है। तो मैंने कहा तो मैंने कहा कि ये चांसेस ऑफ दैट बीइंग प्रूव्ड राइट आर स्लिम टू नन। डोंट जज द बुक बाय द कवर। तो कवर ही है, अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। ये तो सिर्फ वो सेटिंग बहुत खूबसूरत है। वो वस्त्र पहना दिए हैं, एक्टिंग मार मार के हमसे करवाई उन्होंने। बेस्ट डेब्यू एक्टर मिलना लग रहा है, मतलब डायरेक्टर तो आप है ही कामयाब। मैं बताऊं, इज्जत रह जाए बस काफ़ी है। सर मेरा दूसरा जो स्टोरी है बेसिकली, आप जानते हैं कि जो सेंसर बोर्ड है और बॉलीवुड का जो रिश्ता है हमेशा से एक टंग इन चीक कर रहा है। मतलब एक कभी कोई नाराज़ तो कहीं खुश ऐसा होता है, लेकिन आजकल कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड जो है वो जो का स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड माना जाता है कि वो बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए वो उनका जो ख्याल है वो अलग होता है, ट्रीटमेंट अलग होता है। जो छोटे बजट की फिल्में होती हैं उनके लिए उनका नज़रिया अलग होता है, उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। क्या सोचते हैं इस स्टोरी को हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, आपको मुझे लगता है कि ये इतिहास चीख चीख के एक बात कहता है कि जो छोटा प्रोड्यूसर जिसका कहते हैं, ऐसा कोई छोटा प्रोड्यूसर होता नहीं। छोटा बजट के हिसाब से, जिसका बजट छोटा होता है, जिसके पास बहुत बड़ी स्टारकास्ट नहीं होती है, और उसको अपनी बात मनवाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो सीन्स एक बड़ी फिल्म में अलाउड होते हैं वो एक छोटी बजट की फिल्म में अलाउड नहीं होते। तो मैं इसको अक्सर कहता हूँ द टिरेनी ऑफ टेस्ट, कि कोई एक आर्ट फिल्म में अगर आप एक बात कहें तो आप बोलते हैं बड़ी इंटेलेक्चुअल बात है, और कोई कमर्शियल फिल्म में आप बात करें तो लगता है कि यार तो ये बड़ी एक्सप्लॉइटेटिव बात है। ये एक डबल स्टैंडर्ड रहा है, मगर ये भी बात गलत होगी कि सेंसर बोर्ड ने भी बहुत अपने अंदर परिवर्तन लाया है। वक्त के साथ में उन्होंने भी बदला है, वो भी हमारे साथ में एक रिश्ता लगातार बनाए रखते हैं, हमारे दुख दर्द समझते हैं, सुनते हैं। आपको ये करना चाहिए कि इतिहास उठा के देखिए कि फलाने 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 प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की शिकायतें क्या रही है। जब उन्होंने देखिए हर फिल्म मेकर ने जब अपना सफ़र शुरू किया है, जैसे मेरी अपनी दास्तां है कि हमारी फिल्म पहली फिल्म थी मंजिलें और भी हैं। उस वक्त बड़े बड़े लोग थे, JP साहब, रमेश सिप्पी के वालिद साहब मरहूम, जो उस वक्त लीडर थे। तो हमारी बात किसी ने सुनी नहीं थी, हमारी फिल्म को उन्होंने बैन कर दिया था।
हमको अकेले वहाँ पर जूते चप्पल घसने पड़े थे। तो ज़रा रिसर्च कीजिए, पता लगाइए कौन है दूध का जलावा। अच्छा, तो सब लोगों का बाइट्स वगैरह लेकर उसके हाँ कि भैया कि ये एक कोई नई बात पहले मर्तबा नहीं घट रही है। वो कहते हैं ना कि द ओनली थिंग दैट इज न्यू इज द हिस्ट्री यू हैव नॉट रेड। वो इतिहास जो आपने पढ़ा नहीं है वही कुछ नया लगता है आपको। ओके भट्ट साहब, मेरी तीसरी स्टोरी है जिसको लेकर मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि इसको एंगल क्या दिया जाए। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें एक विशेष फिल्म्स है जो हमेशा अपने बोल्ड फिल्म्स के लिए जाना जाता है, बट जो बाकी प्रोडक्शन हाउसेस हैं इस तरह की फिल्में नहीं बनाते हैं, बट सोसाइटी देखना चाहती है। तो आई मीन किस तरह से इसको एंगल लिया जाए कि क्या लोग ये सोचते हैं कि सोसाइटी डबल स्टैंडर्ड है, वो नहीं देखना चाहती हैं, या प्रोडक्शन हाउसेस खुल के सामने नहीं आते हैं? मेरा ये मानना है कि मेरे गुरु थे राज खोसला साहब, जिन्होंने दो रास्ते, मेरा गाँव मेरा देश ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, मैं तुलसी तेरे आंगन की। जी। उन्होंने एक बात कही थी, जो मेरी फिल्म पहली थी मंजिलें और भी हैं, जिसको मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो उसको बैन कर दिया था, क्योंकि वो एक कहानी थी ऑफ दो कॉन्विक्ट्स हैं और एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है, जो एक ट्रायंगुलर रिश्ता है, जिस्मानी रिश्ता है। तो हमने अपने ज़िंदगी की शुरुआत में 20 साल की उम्र में ऐसी फिल्म बना दी थी, और उन्होंने बोला कि साहब कि ये एक अजीब आदमी आया, लड़का पागल सा लड़का है कि जो मैरिज की पवित्र संस्था को ही वो जो है क्वेश्चन कर रहा है, तो बैन कर दो, बैन कर दो, बैन कर दो। तो उसने मुझे उस दौरान मेरे गुरु ने मुझे बुलाया था। उसने कहा, देख बेटा इधर बात सुन मेरी, हिंदुस्तानी मर्द जो है खास करके वो सेक्स चाहता है, मगर उसको ये बोलो मत कि वो सेक्स चाहता है। उसको बैकडोर से परोसो। जिस तरह शादी पे लोग शराब पीते हैं मगर अपने बड़ों के सामने कोको कोला में मिला के पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके सेल्फ इमेज को तकलीफ होती है कि मैं कितना इतना ऊंचा आदमी, मुझे सेक्स पसंद है। एक तो हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी फिल्म बन जाती जो बहुत शॉकिंग है। डिजिटल स्पेस में प्रवेश करने के बाद में आप वर्ल्ड वाइड वेब पे जो देखते हैं, क्या आपके सिनेमा में उसकी 1% भी झलक आती है? ये काहे का ढोंग है। और दूसरी बात, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो ये लोग कौन से लोग, कुछ चांद से लोग आए थे, मार्स से आए थे, जिन्होंने जाके बॉक्स ऑफिस की लाइन में खड़े होके टिकट खरीदी थी। बॉक्स ऑफिस का एविडेंस है कि बिजनेस इन फिल्मों का इतना ज़्यादा है। और जख्म जिसकी आप बात करते थे कि साहब ऐसी फिल्म बनाओ, आप तो देखने जाते नहीं है। जब आप चीख चीख के मेकर को यही कहेंगे कि हम ये नहीं देखेंगे और ये देखेंगे, तो क्या मेकर यहाँ पर समाज की सेवा करने आया है कि अपनी रोजी कमाने आया है? वो भैया दुकानदार है, वो बोलता है जो माल तू खरीदता है मैं वो बना रहा हूँ, ये आपकी ज़रूरत है। और ये ढोंग जो है, अब वो फेड़ा भी देखिए सीरियल किसर। ये पिछले डेकेड में जब इमरान हाशमी का सफ़र शुरू हुआ था, उस वक्त सीरियल किसर को लोग देख के हंसते थे। अब वो 10 साल में वो भी पुराना हो गया है। अब तो हम तो सोच रहे हैं कि इमरान हाशमी को नया क्या दें, इसलिए मिस्टर एक्स बन रही है कि एक नए डिमेंशन दें, कि नए रास्ते से उसका दोबारा रीइंट्रोडक्शन करें। मैं बताऊं कि जैसे हमने एक फिल्म बनाई थी कलयुग, वो पोर्नोग्राफी पे फिल्म थी, मगर उसमें कुछ नहीं था, मगर नील और निकी एक फिल्म बनी थी जो फैमिली फिल्म थी, उसमें ज़्यादा था। तो वो उन्होंने वो किया जो हमारे गुरु ने कहा था कि भैया फैमिली फिल्म में बैकडोर से दे दो, बोलो मत कि हम ऐसा। क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी के अहंकार को बड़ी तकलीफ होती है कि यार मैं कितना ऊँचा आदमी हूँ, मुझे सेक्स की फिल्म पसंद है, देख लूँगा मगर बोलना नहीं सबके सामने यार। हमने इतना सारा काम किया, अर्थ बनाई, सारांश बनाई, जख्म बनाई, डैडी बनाई, इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, मगर आपको वो बोलेंगे साहब आप सनी लियोनी को लाए हैं, आप इरोटिक फिल्म बनाते हैं। अभी तुम जाहिल गवारा नहीं, तुम्हारी अगर सोच ही वहाँ पर फंसी हुई है, सेक्स तो तुम्हारे दिमाग में है। हमने 50 से ज़्यादा फिल्म बनाई हैं, आप सिटी लाइट बना रहे, जाके देखो। नहीं, तुम अपनी सोच जो है वहाँ से अलग करना नहीं चाहते, क्योंकि उसको कहते हैं निंदा रस। निंदा का एक रस होता है। समाज के बहुत सारे पीड़ित लोग हैं जो कुछ प्राप्त कर नहीं पाए हैं, उनको दूसरों को गाली देने से बड़ा लुत्फ मिलता है। जैसे आपने सनी लियोनी का नाम लिया, हम सोच रहे थे एक उन पे अगर स्टोरी की जाए कि लॉन्च हुई थी जिस्म 2 में, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी फिल्में करी हैं, पिछली फिल्म भी काफ़ी सुपर हिट रही है, लेकिन उन्होंने कहीं जूम को एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो अपनी इमेज बदलना चाहेंगी, लेकिन आगे जाकर भी वो एक मस्ती ज़्यादा जो फिल्म आ रही है, पता नहीं आपने ट्रेलर देखा कि नहीं देखा, वैसी ही फिल्म करें। तो आपके हिसाब से हमें कैसे स्टोरी करनी चाहिए कि बोल तो रही है कि इमेज बदलनी है, लेकिन शी इज़ डूइंग द सेम फिल्म्स, जो या ऑफ़र उनको वैसी ही हो रही है फिल्म, उनको और
तरह की फिल्में ऑफर हो नहीं रही हैं? देखिए, रिस्पेक्टेबिलिटी की प्यास हर एक के अंदर वक्त के साथ आ ही जाती है। और ये हमने जब सनी लियोनी को कास्ट किया था जिस्म 2 में, पूजा के का आइडिया था, तो क्योंकि वो कहानी थी एक पोर्न स्टार की जो एक मिडिल क्लास खातून है, इनफैक्ट जो उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ी हिट थी फिल्म, मगर उसकी जो क्रिटिसिज्म हुई थी वो ये थी कि हम जो देखने गए थे हमको मिला नहीं। अरे भैया, वो पोर्न स्टार है, अब हिंदुस्तानी सिनेमा में पोर्न फिल्म थोड़ी बना देंगे। तो उन्होंने कहा हमको वो नहीं मिला। अरे वो कैसे मिल सकता है जो तुमको डिजिटल में देखने को मिलता है? तो वो पीपल वर फीलिंग लेट डाउन। मगर उसकी जो उसके बाद में जो फिल्म चली है वो रागिनी चली है, उसकी बीच में चली नहीं है। तो अब बाजार तो बहुत सीधा है, वो कहता है भैया जिस घोड़े पे आपने पैसा कमाया है उसको दोबारा लाओ, उसी को दौड़ाओ। एक स्टोरी है मेरे पास, जैसे आपने इंडस्ट्री में एक बहुत ही तवील अरसा, एक लंबा अरसा गुजारा है, आपको क्या लगता है जो मीडिया और बॉलीवुड का या स्टार का जो रिश्ता रहा है, ओवर द इयर्स बहुत सारी चेंजेस आई है। अब तो नया कल्चर भी आ गया है, पेपराजी का भी कल्चर आ गया है, और लोग अब सोशल नेटवर्किंग साइट पे स्टार्स कुछ कह देता है तो उस पर मीडिया उस पर कुछ रिएक्ट करती है तो स्टार्स नाराज़ भी हो जाते हैं। तो ये जो इस सारी स्टोरी को आप किस तरह से आपको लगता है कि कैरी करनी चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत हेल्दी रिश्ता है स्टार्स का। स्टार्स बिना मीडिया के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल, जब दोनों की नीड होती है तो तभी जाके रिश्ता जो है बहुत ही एक प्रोडक्टिव रिश्ता होता है। अब ये उनके अंदर भी एक तकलीफ होती है, प्यास, उनकी भी जिद होती है कि हमेशा हमारे बारे में अच्छा लिखते रहो, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, थैंक यू भट्ट साहब। आई होप आपको गेस्ट एडिटर की भूमिका में बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ये, और मुझे इतना रिफ्रेशिंग होगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। आपने मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा सिखाया है। और हमारी 7-8 स्टोरीज जो आपने पास करी, थैंक यू सो मच। और वो शो में हम और बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। थैंक यू।